हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कॉलर स्पॉट। मैं हूं आपकी एजुकेटर सना शेख और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे इनकम मेथड फॉर मेजरिंग द नेशनल इनकम। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है आउटपुट मेथड फॉर मेजरिंग द नेशनल इनकम, एंड इन टुडेस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल द थिंग्स व्हिच वी नीड टू कंसीडर फॉर कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम using the income method. So students, before we start with this topic, let us have a quick revision of what national income is. So we have discussed that national income is nothing but the total income of a country, right? आपका इनकम, मेरा इनकम, जो भी हम सब लोग कमा रहे हैं, जो भी इनकम हम सबको मिल रहा है, हम लोग सब विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्री, वी आर स्टेइंग, वी आर वर्किंग हियर इन इंडिया, so we all are getting certain amount of money, right? And this total income of all the individuals in a country is considered as the national income of our nation, correct? और इन शॉर्ट आप बोल सकते हो कि नेशनल इनकम इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट? हम जो भी कुछ कमा रहे हैं, वॉट एवर मनी वी आर गेटिंग, वी आर गेटिंग इट फॉर वॉट? वी आर गेटिंग इन एक्सचेंज फॉर सम काइंड ऑफ गुड्स और सम काइंड ऑफ सर्विसेज, करेक्ट? तो जो भी फ्लो हो रहा है हमारी इकोनॉमी में, जो भी फ्लो हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, जो एक्सचेंज चल रहा है, जिसके बदले में पैसा जनरेट हो रहा है, करेक्ट? तो ये इसका जो टोटल होता है एक साल के लिए, हम लोग कहते हैं इसे विद इन फॉर अ गिवन स्पेसिफिक पीरियड, सो दिस इज द नेशनल इनकम, राइट? तो आज के सेशन में हम जो मेथड डिस्कस करेंगे, इसमें हम ये देखेंगे कि इनकम मेथड के थ्रू जब हम मेजर करते हैं नेशनल इनकम को, तो हमें कैसे कंसिडर करना होता है अलग अलग चीजों को। अब पिछला वाला जो मेथड था, दैट वाज योर आउटपुट मेथड, उसमें हमने क्या देखा था कि वो कंसिडर करता है एक आउटपुट साइड को लेकर, राइट? दैट मेथड, I'll show you one. Wait. See, this output method of measuring national income was known as product method or inventory method, and the approach of national income in this method was output side. Okay, और इसमें हमने कंसिडर किया था दो अप्रोचेस, फाइनल गुड्स अप्रोच एंड वैल्यू एडेड अप्रोच, करेक्ट? लेकिन आज का जो मेथड है इनकम मेथड में, हम लोग क्या डिस्कस करते हैं? वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस इनकम मेथड फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन साइड। ओके, अब डिस्ट्रीब्यूशन साइड हम किसे कहते हैं? सी, जब भी आप कोई गुड्स एंड सर्विसेज को मैन्युफैक्चर करते हो तो आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, करेक्ट? एंड वी हैव फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. व्हाट आर दे? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, करेक्ट? वी हैव लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप. सो these four factors of production will demand money for something, like for their work, correct? फुकट में तो काम नहीं करेंगे ये चारों भी, we have to give them certain amount of money, and that is why we consider the factor cost. Okay, while measuring national income with this method, we consider the factor cost. इस method से जब हम national income को consider करते हैं, तब हम इनके factors के cost को add करेंगे, ठीक है? जैसे कि अगर आप देखो, लैंड के बदले में हम लोग क्या पे करते हैं? रेंट। लेबर के बदले में हम लोग क्या देते हैं? वेजेस देते हैं। अगर आप कैपिटल हो, कैपिटल बोरो कर रहे हो, तो उसके बदले में आपको क्या देना है? इंटरेस्ट देना है। एंड इफ यू हैव लाइक इफ यू आर एन एंटरप्रेन्योर, सो एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है, करेक्ट? तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन चारों के बदले में हम लोग देते हैं रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स। और इसी इनकम मेथड में हम लोग क्या करेंगे? इन सभी के फैक्टर कॉस्ट को, मतलब ये जो भी हम पे कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, वेजेस पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, प्रॉफिट पे कर रहे हैं, इन सब का हम एक एडिशन करते हैं, और इसी एडिशन को हम कंसिडर करेंगे हमारे इनकम को कैलकुलेट करने के लिए, करेक्ट? तो अगर आप शॉर्ट में समझना चाहो तो इसमें क्या होता है, देखो, national income with this method is rent plus wages plus interest plus profit plus mixed income प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब इसका मतलब क्या है? देखो, यहाँ पर आप लोगों ने देखा है कि हम लोग सभी इनकम को कंसिडर करते हैं, सारी की सारी, मतलब हमें जो भी रिपोर्ट्स मिलती है, इनकम टैक्स रिटर्न्स मिलता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, जो भी हमारे बिजनेस हाउसेज लेजर्स, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट सब मेंटेन करते हैं, तो ये सभी चीजों के थ्रू हमें एस्टिमेट्स मिल ही जाते हैं, करेक्ट? तो हम लोग क्या करते हैं? इन सबको कंसिडर करते हैं, लाइक रेंट का एडिशन करेंगे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते वक्त, वेजेस को ऐड करेंगे, इंटरेस्ट को ऐड करेंगे, प्रॉफिट को ऐड करेंगे, साथ ही साथ हम मिक्स्ड इनकम को ऐड करेंगे, ठीक है? और इसके साथ साथ हम लोग जो इनकम हमें होती है, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जैसे अगर आप एक्सपोर्ट करते हो, इंपोर्ट करते हो, तो उनका जो डिफरेंस होगा हम उसको भी ऐड करेंगे। तो आप इसमें देख सकते हो कि सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हमने ऐड किया है, और साथ ही साथ हम लोगों ने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के डिफरेंस को भी कंसिडर किया है।
Okay, so this is the national income with the help of the income method. But while calculating this you need to take certain precautions, right? Because हमने क्या देखा है कि नेशनल इनकम में सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या आता है? डबल कैलकुलेशन का, राइट? जब आप डबल कैलकुलेशन करते हो किसी भी चीज का तो वो डबल रिफ्लेक्ट होगा, डबल रिफ्लेक्ट होने की वजह से वो अमाउंट ओवर एस्टिमेट करा जा सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ प्रिकॉशंस को ध्यान में रखेंगे जो हमें ये नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त ध्यान देना है। तो इनकम मेथड के थ्रू जब आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करोगे तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि अगर कोई भी ट्रांसफर इनकम या ट्रांसफर पेमेंट है, जैसे कि स्कॉलरशिप, गिफ्ट्स, डोनेशन, चैरिटी, ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस एक्सेट्रा, इन सबको आपको इग्नोर करना है। अब ये पॉइंट में कहा जा रहा है ट्रांसफर इनकम और ट्रांसफर पेमेंट। अब ट्रांसफर इनकम और ट्रांसफर पेमेंट का मीनिंग क्या होता है? सी, ट्रांसफर इनकम एंड ट्रांसफर पेमेंट इज नथिंग बट द इनकम एंड एक्सपेंडिचर, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट किसी को सब्सिडी दे रही है, अगर गवर्नमेंट किसी को पेंशन दे रही है तो ये गवर्नमेंट का खर्चा है, करेक्ट? लेकिन जो पर्सन को वो पेंशन मिल रही है उसके लिए वो इनकम है, करेक्ट? लेकिन यहाँ पर कोई गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, करेक्ट? इसके लिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? दिस इज सिंपली ट्रांसफर पेमेंट्स and transfer incomes, and that is why we should avoid it. We should not consider it while calculating the national income. Same way, scholarship government gives to the students, but does it generate anything? No, it does not generate anything. So scholarship is one sided expenditure and it is a like income source for the student. In the same way, when you go for like donating money, you do not ask for any sort of service or goods in exchange, correct? तो हम लोगों को यहाँ पर डोनेशंस को भी कंसिडर नहीं करना है, चैरिटी को भी कंसिडर नहीं करना है। तो जो कुछ भी ट्रांसफर इनकम और ट्रांसफर पेमेंट्स में आता है उसे आप करोगे इग्नोर, क्लियर? वो इंक्लूड नहीं होगा इनकम मेथड के हिसाब से। नेक्स्ट वन इज ऑल अनपेड सर्विसेज लाइक सर्विसेज ऑफ अ हाउसवाइफ, टीचर टीचिंग हर हिज चाइल्ड शुड बी इग्नोर्ड। अब जैसे अगर मम्मी है, ठीक है, मम्मी घर में हमारे लिए बहुत सारे काम करती है, हमें खाना बना कर देती है, हमारे कपड़े वॉश करती है, हमारे सामानों को ठीक रखती है, हमारा ख्याल रखती है। तो क्या मम्मी इसके लिए कोई सर्विस चार्ज लेती है? नहीं, कुछ भी चार्ज नहीं लेती है। शी डज एवरीथिंग आउट ऑफ अफेक्शन बिकॉज वी आर हर चिल्ड्रन, वी आर हर चाइल्ड। ओके, तो यहाँ पर आप जो भी अनपेड सर्विसेज होगी, जैसे हाउसवाइफ है, मम्मी है, टीचर है, अगर कोई टीचर है, अगर वो अपने ही खुद के बच्चों को पढ़ा रही है या फिर पढ़ा रहा है, तो क्या वो अपने बच्चों से खुद से फीस चार्ज करेगा? नहीं चार्ज करेगा। क्यों? बिकॉज वो एक लाइक बॉन्ड होता है एंड आउट ऑफ अफेक्शन वी डू नॉट चार्ज एनीथिंग, and that is why all the unpaid services will be ignored while calculating the national income with the help of income method. Next one is any income from sale of second hand goods like car, house, etc. should be ignored. Why it is said that sale of second hand goods का प्राइस नहीं इंक्लूड करना है? सी, जब भी ये मैन्युफैक्चर हुआ होगा, सपोज कर लो अगर कोई कार है, अगर वो आप अभी बेचना चाहते हो लेकिन उसका मैन्युफैक्चरिंग है 5 साल पहले का, लेट अस सपोज इट्स 2015 और 2017 समथिंग। सो 2017 का अगर उसका मैन्युफैक्चरिंग है तो जब वो मैन्युफैक्चर हुआ था, जब उसका फर्स्ट टाइम सेल हुआ था, तब ऑलरेडी उसे नेशनल इनकम में कंसिडर किया गया होगा, राइट? तो अगर फिर से उसी कार को आप बेचोगे तो उसका फिर से इनकम लेने का जरूरत नहीं है ना, उसको फिर से काउंट करने की जरूरत नहीं है, डबल काउंटिंग हो जाएगी। सो दैट इज व्हाई इट शुड बी इग्नोर्ड। Next one is income from sale of shares and bonds should be ignored as they do not add anything to the real national income. See, on the in the fourth point, it is said that whenever you have any income from sale of shares and bonds, it should be ignored because वो real national income में कोई भी addition नहीं करते हैं, इसके लिए हम उनको ignore करेंगे। Next point says that if you receive any revenue by the government through direct taxes, it should be ignored. Why? Because it is a transfer of income. अगर आपको कोई टैक्स है, गवर्नमेंट रिसीव टैक्स है, ठीक है, उसको इंक्लूड नहीं करना है बिल्कुल भी, बिकॉज ये एक टाइप का इनकम ट्रांसफर ऑफ इनकम होगा। क्लियर? Next one is sixth and seventh point says that undistributed profits of companies and imputed value, ठीक है? अब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में क्या क्या आ गया? जैसे इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट्स फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइज सच एज वाटर सप्लाई शुड बी इंक्लूडेड। अब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ कंपनी ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि देखो आज ना कभी तो प्रॉफिट्स तो बटेगा ही ना, सब में बटेगा, राइट? तो हम लोगों को उसको इंक्लूड करना पड़ेगा, करेक्ट? अगर आपने अभी वो प्रॉफिट अर्न किया है और आपने उसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है अभी तक, बट समहाउ समवेयर लाइक यू विल डिस्ट्रीब्यूट इट, सो दैट इज व्हाई वी नीड टू कंसिडर
that this undistributed profit will be counted in the national income for the current year. Okay, and that is why it should be included. And the last point says that imputed value of production kept for self consumption and imputed rent of owner occupied houses should be included. Now whatever value of goods and services you have that you have kept for self consumption, आप उसको तो ऐसे नहीं बोल सकते मैंने मेरे लिए रखा है तो मैं इसको नेशनल इनकम में नहीं दिखाऊंगा। क्यों नहीं दिखाओगे आप? आपने उसको एक्वायर करने के लिए कुछ ना कुछ पे किया था, कुछ ना कुछ सर्विसेज जनरेट हुई होगी, कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर हुआ होगा। सो यू हैव टू कंसिडर एवरीथिंग, every imputed value of production which is kept for self consumption should be included in the national income. Okay, तो आप लोगों को क्या क्या माइनस करना है? ट्रांसफर इनकम, ट्रांसफर पेमेंट्स को कंसिडर नहीं करना है, अनपेड सर्विसेज, मम्मी की सर्विसेज सबको अनपेड करना, इंक्लूड नहीं करना है, any income from sale of second hand goods it should not be included, or you whenever you have any sale of shares, bonds, the amount of income that you generate from sale of shares and bonds should be ignored. Next one is revenue received by the government through direct taxes should be ignored because it is only a transfer income. और लास्ट के दो पॉइंट में कह रहा है कि आपको क्या ऐड करना है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ कंपनीज ऐड करनी है और इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन ऐड करना है. Okay, I hope you understand this. Okay, and the last says that in India, the National Income Committee of the Central Statistical Organization uses the income method for adding up the income arising from trade, transport, professional and liberal arts, public administration and domestic services. तो इंडिया में जो नेशनल इनकम कमिटी है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम सीएसओ भी कहते हैं, वो इस मेथड का यूज करते हैं ताकि वो सभी इनकम को एड अप कर सके जो भी मिलता है उनको ट्रेड के थ्रू, ट्रांसपोर्ट के थ्रू, प्रोफेशनल और लिबरल आर्ट्स के थ्रू, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और डोमेस्टिक सर्विसेज से. ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस इनकम मेथड. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द एक्सपेंडिचर मेथड एंड आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन. आप सबको समझ में आया होगा. अगर किसी को कोई भी पॉइंट में कुछ भी डाउट है देन यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग.